नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। जी हां, मुझे जवाब चाहिए। शाम के 7 बज चुके हैं और पिछले 4 घंटे से देश की राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच बैठक जारी है। कृषि बिल को लेकर खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसे देखते हुए सरकार बिना शर्त किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार हो गई है। किसान और सरकार के बीच ये चौथी बैठक है, जबकि किसानों के आंदोलन शुरू होने के बाद ये दूसरी बैठक है। दिन के 12 बजे सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं और दोपहर तकरीबन 3 बजे ब्रेक हुआ, पहला ब्रेक हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर सरकार ने किसानों को खाना पहुंचवाया खाने के लिए, लेकिन किसानों ने इनकार कर दिया कि हम सरकार का नमक अभी नहीं खाएंगे जब तक कि कोई हल इस मसले पर नहीं मिले। एम्बुलेंस से खाना मंगवाया गया, किसानों ने खुद अपना खाना मंगवाया और किसानों की तरफ से 40 किसान संगठन नेता इस बैठक में शामिल हैं। बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मिले हैं। कई महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत हुई है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार से कहा है, अमित शाह से कहा है कि इस समस्या का जल्द से जल्द निदान निकाला जाए, क्योंकि इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। किसान और सरकार के बीच बैठक जारी है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। क्या सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की जो बातचीत है वो रंग लाएगी? क्या सरकार को किसानों की मांगों के आगे झुकना पड़ेगा? क्या किसान नेता सरकार की बात को मान लेंगे? और क्या किसानों के आंदोलन को सियासी हवा भी दी गई है? इस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। क्या किसानों का आंदोलन अभी आगे भी जारी रहेगा? क्योंकि अगर ये आंदोलन आगे जारी रहता है तो दिल्ली बंधक बन जाएगी, दिल्ली के लोगों के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा और दिल्ली से बाहर और बाहर से दिल्ली में आवागमन मुश्किल हो सकता है। आपको 5 तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर की हैं, जहां पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें सिंधु बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर शामिल है। वहीं 5वीं तस्वीर आप देख सकते हैं विज्ञान भवन की, जहां सरकार के साथ माथापच्ची चल रही है। किसान संगठन के नेताओं की लंबे दौर की बातचीत है, चूंकि स्पष्ट तौर पर किसानों ने यह कह दिया था कि हम समिति बनाकर बातचीत नहीं करेंगे, हम सभी संगठन के लोग जो मौजूद हैं वही बात करेंगे, इसलिए 40 प्रतिनिधियों की संख्या वहां पर मौजूद है। 1 दिसंबर को सरकार ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों से अलग अलग बातचीत की थी, जो बेनतीजा रही। किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि सरकार समाधान की जगह साजिश रच रही है और किसानों से अलग अलग बैठक कर उन्हें बांटना चाहती है। किसानों ने आपत्तियों का 10 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार किया है। किसानों की सरकार से आज चौथी और दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन शुरू करने के बाद दूसरे दौर की बात। इस बैठक में सरकार और किसान बुधवार को दिन भर स्ट्रेटजी बनाते रहे। किसानों ने 5 बार और सरकार ने 2 बार बैठक की। किसानों की कृषि कानूनों में आपत्तियों का 10 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। वहीं किसानों ने सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर एक ड्राफ्ट भी पेश किया गया, जिस पर रात भर मशक्कत चलती रही। किसान संगठन के नेता उस ड्राफ्ट को तैयार करने में काफी मशक्कत करते रहे और उसके बाद ये ड्राफ्ट जो मांगे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के सामने रखना चाहता हूं कि कौन सी वो मांगे हैं जिन मांगों के जरिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर जमा हुए हैं और विज्ञान भवन में सरकार के मंत्रियों के साथ माथापच्ची चल रही है। एक बार सुन लीजिए कि जो कानून है, कृषि कानून, कृषि सुधार कानून, उसमें परिवर्तन करने की बात की जा रही है। उन बातों को गौर से सुन लीजिए, क्योंकि देश भर के किसान अगर इंडिया न्यूज देख रहे हैं तो उन्हें भी समझ में आना चाहिए। देश के लोग अगर इंडिया न्यूज देख रहे हैं तो उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि आखिर वो कौन सी मांगे हैं, वो कौन सी बातें हैं जो फिलहाल सरकार और किसान संगठन के बीच गतिरोध पैदा कर रही है। मैं आपको बताता हूं, तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। पहली मांग, संसद का सत्र बुलाकर यह बात कही है किसान संगठन के लोगों ने। इसके बाद वायु प्रदूषण के कानूनों में बदलाव किया जाए, क्योंकि पराली जलाने पर सजा का प्रावधान है। बिजली बिल के कानूनों में भी बदलाव करने की बात की जा रही है। एमएसपी पर सरकार लिखित में भरोसा, जो सरकार के सामने संकट का सामना बना हुआ है, क्योंकि अगर वो देती है तो सरकार पर 7 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर किसानों को ऐतराज है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जो व्यापारी है, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो इस पर लोन लेने का भी प्रावधान है। वो लोन किस पर लेगा? फसल पर लेगा, जमीन पर लेगा। आपको भी पता है कि अगर बैंक आपको लोन देती है तो गारंटी जरूर लेती है और गारंटी जमीन की होगी और जमीन बंधक हो जाएगी किसान की। इसलिए किसान चाहता है कि इसको स्पष्ट किया जाए
कि आखिर ये है क्या। किसानों की मांग के बिना ऐसा बिल क्यों बनाया? आपको चर्चा करनी चाहिए थी, पब्लिक डोमेन में डाला जाना चाहिए। आपको आज आप बातचीत कर रहे हैं किसान संगठनों से, आपको किसान संगठन के नेताओं को आमंत्रित कर बुलाना चाहिए था, सुझाव मांगने चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। इस पर भी बातचीत आज जारी है। किसानों के समर्थन में अब अवार्ड वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कृषि बिल वापसी के समर्थन में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण पुरस्कार वापस कर दिया है। उन्होंने अपने जीवन में किसानों का योगदान का जिक्र करते हुए भारत सरकार पर उनके साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल के कोटे से मोदी सरकार में मंत्री हमसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा भी दे दिया था। वहीं शिरोमणि अकाली दल के राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा ने पद्म भूषण सम्मान भी वापस करने की बात कही है। आप सुनिए। तो हम चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस रात की क्या सुबह होगी, क्योंकि अगर आज कोई निष्कर्ष नहीं निकला, आज अगर बात नहीं मिली, तो बात बहुत दूर तक निकल जाएगी और इतने दूर तक निकल जाएगी शायद इस गतिरोध को खत्म करना मुश्किल हो पड़ेगा। क्योंकि किसान संगठन के नेताओं ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया था कि हम नहीं मानेंगे तब तक कि ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे। अब हम इस पर जवाब जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं जवाब चाहता हूं। हालांकि इस पर सरकार मंथन कर रही है, चर्चा कर रही है, किसान संगठन के नेताओं से बातचीत हो रही है। राजकुमार चहर जो कि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के। अजय अरोड़ा जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो मेरे साथ मौजूद रहेंगे। नरेश सिरोही जो कि किसान नेता हैं, वो भी मेरे साथ रहेंगे। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह अध्यक्ष है किसान शक्ति संघ के, वो मेरे साथ रहेंगे। डॉक्टर रघुनाथ कुचिक राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है महाराष्ट्र सरकार के, शिवसेना के नेता हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। और हमारी सहयोगी शुभ्रा सुमन हमारे साथ मौजूद होंगी और अजित विज्ञान भवन पर हैं जो कि इस बातचीत का हिस्सा रहेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहता हूं, राजकुमार चहल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राजकुमार साहब, आज सरकार माथापच्ची कर रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन आपको नहीं लगता किसान जो बात कर रहे हैं कि अगर इस कानून को बनाने से पहले किसान संगठन के नेताओं को बुला लिया जाता, उनसे बातचीत कर ली जाती, उनसे मंथन कर लिया जाता, सुझाव मांग लिया जाते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता? राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच में सीधे चलता हूं, हमारे सहयोगी अजीत इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करूंगा। अजीत, बैठक और कितनी देर चलेगी, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि लंच हो चुका है, किसान नेताओं ने सरकार का नमक नहीं खाया है, एम्बुलेंस में उन्होंने अपना खाना मंगवाया है, वो खाया है, और एक बार फिर से बातचीत शुरू हो चुकी है। क्या माना जाए, किस तरह की बातचीत? और अगर इस बीच अगर कुछ लोगों से आपकी बातचीत हुई हो, कुछ किसान संगठन के वो नेता जो बाहर आए हों या उनके प्रतिनिधि बाहर आए हों, किस तरह की चर्चा चल रही है? देखिए साथ में मनोज, अगर बात करें हम तो मीटिंग का दौर अभी फिर से शुरू हो चुका है। काफी हम कहें तो 10 मिनट का समय भी हो चुका है और मीटिंग में अभी तक अब जो अहम मुद्दे हैं, खासकर जो एमएसपी की बात हो या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग की बात हो, अब उन मुद्दों को लेकर बात हो रही, क्योंकि अभी तक जो बात हो रही थी वो किसान के अपने मुद्दों को लेकर, जो उन्होंने पहले ही प्रपोजल भेजा था, उस मुद्दों को लेकर सेटिस्फैक्शन हो रही थी। कहीं ना कहीं समय लग रहा है, इसका मतलब कुछ बिंदुओं पर सहमति जरूर बनती नजर आ रही होगी, क्योंकि अगर सहमति नहीं बनती तो शायद इतना समय 3 घंटे का जो वक्त पहले फेज में लगा वो नहीं लगता, किसान पहले ही उठकर बाहर आ चुके होते। अब दूसरे फेज में चल रहा है, नाराजगी खाने को थी, नमक को थी, यानी कुछ न कुछ कड़वाहट अभी भी है किसान और सरकार के बीच में, इसीलिए सरकार का नमक खाने से किसानों ने मना कर दिया और खुद ही चौकड़ी मारकर वो अपने बाहर हॉल के साथ बैठ के खाना खाते हुए नजर आए तस्वीरों में। तो साफ तौर पर है कि थोड़ी नाराजगी है। अब सरकार मान मनोबल का दौर लगातार कोशिश कर रही है कि उन नेताओं को भी समझाया जा चुके जो लगातार विरोध कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसान को और ज्यादा अग्रेसन लाया जाए। लेकिन किसान के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि दिल्ली में तमाम जो जगहों पे हमने जाम किया, चौक किया, उसकी वजह से आम जनता परेशान हो रही है और हमारा परिवार भी जो पंजाब हरियाणा में है वो भी परेशान हो रहा है। उन परेशानी को देखते हुए जल्दी ही कोई रास्ता निकल जाए और हम भी यहां से चले जाए, ना दिल्ली वालों को तकलीफ हो ना हमें तकलीफ हो, हम दोनों लोग सहमति बनाते हुए आगे कर लें। लेकिन फिलहाल कहें तो अभी लंबा समय लग सकता है, लंबा समय लग सकता है। शुभ्रा हमारे साथ मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर से। शुभ्रा, आपको लगता है कि लंबा समय लग सकता है? क्योंकि जिस तरीके से बातचीत चल रही है, कई घंटे हो चुके हैं, 12 बजे बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन आज
जो हमारे सहयोगी अजीत बता रहे हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर किसी को घर जाना है। किसान संगठन, किसान लोगों को भी घर जाना है, उनके घर के लोग इंतजार कर रहे हैं। शायद कोई सुखद खबर आ पाएगी, ऐसे संकेत। बिल्कुल, बड़ी बेसब्री से देखिए मनोज, यहाँ पर तमाम किसान इंतजार कर रहे हैं कि इस बैठक के भीतर से क्या खबर निकल कर आती है। और लगातार यहाँ पर जो किसान नेता हैं वो संपर्क में है 39 नेताओं के जो इस बैठक में मौजूद हैं, और इस बैठक का ब्यौरा तो हम पहुँचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो नज़ारा है एक बार मैं दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर लगातार किसान जुटे हुए हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है और भाषणों का दौर चल रहा है। नरेश सिंह टिकैत के साथ साथ तमाम जो दूसरे बड़े नेता हैं बीकेयू के, और उसके साथ ही बाकी जो किसान संगठन है उसके नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं यहाँ पर कुछ किसानों से बात करके समझने की कोशिश करती हूँ कि आज की बैठक जो कि विज्ञान भवन में चल रही है उससे क्या उम्मीदें हैं इन किसानों को, और अगर वो बैठक आप लोगों के उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती है तो फिर आप लोगों का क्या मत रहेगा, फिर आप लोगों की आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? क्या आप लोग संपर्क में हैं उन नेताओं के जो बैठक? जी, नेताओं के संपर्क में हैं हम। हमारे नेता यहाँ बैठने नहीं हैं अपने किसानों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर आए। अब हमें अपने प्रधानमंत्री को ये साफ करना चाहिए कि मेरी नीयत, इनकी नीयत ठीक नहीं है, इसलिए इन्होंने नीति नहीं बनाई, इसलिए अब हमें विश्वास नहीं है। रही बात हम बात करने आए हैं, माने न माने उनकी बात है। प्रधानमंत्री, यहाँ की सरकार ने कहा कि हम एमएसपी से नीचे खरीदारी आई, उनकी जो मांगे जो वो तो हम बार बार दिखा रहे हैं, लेकिन क्या बीच का रास्ता निकालने के लिए आप लोग तैयार हैं? देखिए साहब, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि अगर कुछ कदम वो चलें, कुछ कदम हम चलें, जरूरी नहीं सारी सहमति एक साथ बने। 1947 से हम लोग इंतजार कर रहे हैं स्वतंत्रता के बाद। स्वामीनाथन कमेटी, आज तक आयोग लागू नहीं हुआ, कई कमेटी बनी। रही बात एमएसपी की, 6% 7% खरीदारी करके दुकानें बंद कर देते हैं, तो किसान कहाँ जाए? अच्छा, आप कहाँ से हैं? जी रामपुर से, जिला रामपुर से। तो आप लोग क्या चाहते हैं, कोई बीच का रास्ता निकले या फिर जो मांगे आप लोगों ने ड्राफ्ट में लिखे दी है वही मानना पड़ेगा? जो हमारे अध्यक्ष जी कहेंगे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे, हम उनके साथ हैं। अगर वो कहेंगे कि और उनकी बात मानी जाएगी तब तो सही है, नहीं मानी जाएगी तो चाहे 1 महीना लगे, 2 लगे, हम तैयारी से आए अपने पूरे। हम ये चाहते हैं या तो इस कानून में संशोधन हो। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी मीटिंग में बैठे हुए हैं। मीटिंग समाप्त होने के बाद हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो आदेश करेंगे उसका हम पालन करेंगे, और हम यहाँ पर 26 जनवरी तक अपना राशन पानी लेकर आए हैं। फिर हम दिल्ली कूच करेंगे जंतर मंतर। 26 जनवरी तक का राशन पानी है। अभी बच्चों को लेके आएंगे, परिवार को लेके आएंगे, महिलाओं को। 80 करोड़ है हमारे जानवर यहाँ, क्योंकि श्रीमान जी हम उत्पादन करते हैं। उत्पादन करने के बाद हमें तो हमारे बच्चे सही से पढ़ नहीं सकते, उनकी दवा नहीं हो सकती, तो कम सरकार ने तय किया, हमने नहीं तय किया, उससे नीचे कानूनी अपराध कर दिया। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि सियासी भी हो चुका है ये आंदोलन, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मदद कर रही हैं, और दूसरा कि लोगों को तकलीफ जो हो रही है। मैम एक सेकंड, सब पार्टी से मदद नहीं मांग रहे, हम किसी पार्टी से मदद नहीं मांग रहे। जो आ रहा है हम उसका वेलकम कर रहे हैं, और वैसा किसी से हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने कमजोर नहीं है, ना उनका कोई कार्यकर्ता को किसी की जरूरत नहीं है। और अभी आप कैमरे आपके भी यहाँ है, कितने लोग आ रहे हैं, ये सब सरकार क्यों मुद्दे से भटकाना चाहती है? विपक्ष आ रहा है, विपक्ष तो सरकार क्यों मुद्दे से भटकाना चाहती है? और इस संकेत, भीड़ में से, किसान लोगों में से एक संकेत ये भी आ रहा है कि थोड़ा सा आप आगे चलो, थोड़ा सा हम आगे चलें और बैठकर एक नई इमारत लिखने की कोशिश करें। लेकिन मुझे जवाब चाहिए, मैं चर्चा शुरू करता हूं। यहां पर नरेश सिरोही मेरे साथ मौजूद हैं, पुष्पेंद्र सिंह किसान नेता है किसान शक्ति संघ के, वो मेरे साथ मौजूद हैं, रघुनाथ कौशिक मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा नरेश सिरोही साहब से। नरेश साहब, अगर बात कर ली जाती, इतना बड़ा कानून बनाने से पहले किसान संगठनों से समझ लिया जाता, उनकी तकलीफों को जान लिया जाता, तो शायद ये दिन देखना आज नहीं पड़ता। नहीं, ठीक है आपका भी किसी हद तक कहना, लेकिन सरकार ने पूरे सोच समझ के अपने ढंग से निर्णय लिया है। हाँ। और उनको लगता था कि ये किसानों के हित में है। अगर किसानों को उसमें ऐतराज है तो निश्चित रूप से सरकार ने बातचीत के लिए दरवाजे खोले हैं, और सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है ये संवाद चल रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें तथ्यों के आधार पर, इधर उधर नहीं, केवल तथ्यों के आधार पर बैठ के बातचीत होगी, और जो किसान हित है वो सर्वोपरि सरकार भी उसको रखेगी, और किसानों के नरेश जी, तथ्यों के आधार पर ही तो बात करने आए ये बॉर्डर पर, बिना तथ्यों के आधार पर थोड़ी आए हैं।
नहीं, ऐसे जब आमने सामने बैठते हैं हाँ। तो उसमें से कुछ बातचीत अलग से निकलती है। आप ये मानते हैं कि अगर आमने सामने पहले बैठ लिया जाता तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते? चूक हुई है जी। अगर हम थोड़ा पहले और बैठ लेते जी, लेकिन कोरोना काल चल रहा था, उस समय पूरा जो संवाद का क्रम था वो शायद पूरा नहीं कर पाए। तो वो कोरोना काल तो अभी भी चल रहा है, थर्ड वेव चल रही है, बहुत तेजी से असर कर रही है। देश के 60 करोड़ लोग जो खेती पे आश्रित हैं, ये उनका भविष्य है, उनकी जीविका का है। तो सरकार भी निश्चित रूप से उस पे बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। और ऐसा नहीं, अगर कहीं किसानों का नुकसान होगा तो सरकार उसमें सुधार करने के लिए भी तैयार रहेगी। रघुनाथ जी मेरे साथ मौजूद हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री हैं शिवसेना के, उनके पास चलने की कोशिश करते हैं। रघुनाथ जी, आप तो बहुत पहले एनडीए से अलग हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे और अपनी नई इमारत आपने लिख ली है, महाराष्ट्र में सरकार बना ली है, बातचीत चल रही है। लेकिन इन बातचीतों के बीच आपको लगता है कि अगर बात नहीं बनी तो महाराष्ट्र भी उसी लाइन पर चलेगा जिस पर तमाम विपक्षी पार्टियां चल रही हैं? के सारे किसान अभी देश के पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक, केरल से जहां पे जुड़े हुए हैं दिल्ली में, तो सारे किसान के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो अभी है वो बिल्कुल साथ है किसान के। वो किसान का पक्ष चाहती है, किसान का दर्द समझती है। और इस कारण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे जी ने सारे, शरद पवार जी जो ज्येष्ठ नेता है, कृषि मंत्री रह चुके हैं देश के, ये सारे लोगों को मिलजुला के अभी महाराष्ट्र के अंदर जितने भी किसान हैं उनके लिए ये कानून मंजूरी नहीं दिया है। इस कारण यहाँ पे अभी भी, लेकिन आप कितने दिन रोक लेंगे इस कानून को? आप कितने दिन रोक लेंगे? क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको लागू कर दिया है, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, हर राज्य सरकार को इसको मानना पड़ेगा। लेकिन समुचित शासन जो कहता है कि इसमें हम, जब तक हमारा भी कानून बन सकता है, अगर इसमें नहीं, हम नहीं चाहते कि ये कानून किसान के फायदे में नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट की, राज्य की गवर्नमेंट की पूरी उसके ऊपर जांच मसल और सारा विचार विमर्श हुआ है। अब उसके बारे में वो एक जगह पे आए हुए हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलता हूं। पुष्पेंद्र जी, आप तो उत्तर प्रदेश के हैं और तमाम बातों के साथ साथ ये भी मानते हैं, लेकिन सत्ता से जुड़े लोग कहते हैं कि जैसे CAA हुआ, जैसे NRC हुआ, कुछ उसी तरह का ये आंदोलन है, प्रायोजित किया जा रहा है। क्या वाकई आपको लगता है? नहीं, देखिए, इस विषय में मनोज जी बहुत ही स्पष्ट रूप से गृह मंत्री जी का बयान आ चुका है कि ये कोई जो है पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है। और किसान होने के नाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो तमाम नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं। देखिए, जब बड़े नेता का बयान आ जाता था उसके बाद छोटे नेताओं के बयान का कोई मायने नहीं निकलता। और मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन से ज्यादा, मनोज जी, मैं इस बात पर बात रखना चाहता हूं, किसानों की तरफ पक्ष रखने के लिए यहाँ बैठा हूं कि असल मुद्दा क्या है, आपके दर्शकों को ये बात पता चले। अभी हमारे बड़े भाई और भाजपा में इस मुद्दे की सबसे ज्यादा समझ रखने वाले यदि कोई नेता है तो आपके स्क्रीन पर बैठे हैं आदरणीय नरेश सिरोही जी, वो इन बातों से सबसे लगभग सहमत होंगे। देखिए, हुआ क्या है, पहले मंडी की जो व्यवस्था थी, APMC एक्ट के माध्यम से ही किसानों को अपनी फसल बेचने की बाध्यता थी और उस मंडी में जाकर के ही वो बेच सकते थे, उसके बाहर नहीं बेच सकते थे। और लाइसेंस धारी जो आड़तीये हैं, व्यापारी हैं, वही उस फसल को खरीद सकते थे। इससे क्या होता था कि किसान एक ही खूंटे से बंध जाता था। यदि उसको बाहर अच्छा रेट मिल रहा है तो उसको बेचने में उसे बहुत तकलीफ होती थी या वो नहीं बेच सकता था कानूनी रूप से। अब इस चीज को बदलते हुए इन्होंने ये कहा है कि एग्जिस्टिंग जो मंडी की सुविधा है वो बनी रहेगी, वहां पर किसी को बेचना है उसको बेच दीजिए, वहां पर मंडी में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा हमने बाहर एक दूसरी व्यवस्था यानी कि प्राइवेट सेक्टर की व्यवस्था भी लागू कर दी है, जहां पर आप अपना माल जाकर के उपज जाके बेच सकते हैं। हमारा ये निवेदन है कि अंदर यानी मंडी में जिस प्रकार APMC एक्ट में आपके MSP की व्यवस्था लागू है और उसी पर सरकारी खरीद बेच होती है, उसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में भी जो है आप इस व्यवस्था को लागू कर दीजिए MSP की, तो इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होगी। कृषि सुधार होने चाहिए थे देश में, एक ही खूंटे से बंद। आपका ये मानना है कि सब कुछ ठीक है? आपका ये मानना है कि कानून ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं किसानों को?
नहीं, मैंने जैसा बताया आपको कि भाई इसमें जो सुधार की आवश्यकता थी, लेकिन एमएसपी व्यवस्था के बिना ये बेईमानी है। 90 नंबर का क्वेश्चन ही ये है जो इसमें से गायब है, वो ये है कि एमएसपी की व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर पे भी लागू हो, उसको वैधानिक दर्जा दिया जाए, ताकि उससे नीचे, क्योंकि एमएसपी का कॉन्सेप्ट ये था कि भाई इससे नीचे किसान को नहीं मिलना चाहिए, और अगर उससे नीचे फसल का रेट जाता है तो सरकार का वायदा है ये कि मैं। नरेश जी, आप भी मानते हैं कि एमएसपी पे सरकार को कुछ ना कुछ लिखित आश्वासन देना चाहिए, इस कानून में शामिल करना चाहिए? देश की 60 करोड़ आबादी जिसकी जीविका उससे चलती है, खेती बाड़ी से जी, वो घाटे की खेती है, और बाजार में एक नेक्सस है जो नेक्सस हमेशा एमएसपी से नीचे रेटों को बनाए रखता है। तो मेरा भी यही कहना है किसानों के हित में, मैं पहले किसान हूं, उसके बाद कुछ और हूं, मेरा भी ये कहना है कि कम से कम किसान को घाटे की खेती से मुक्ति करानी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो तीनों कानून हैं ये केवल किसान के लिए नहीं है, ये देश के आम नागरिक के भी हित में है, आम नागरिक इससे प्रभावित होगा। इसमें जो भी कंज्यूमर है, अगर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात है तो वो भी प्रभावित होंगे, उनके लिए भी। और दूसरी बात, अगर किसान का माल गोदामों में नहीं रखा जाएगा या कम लिमिट होगी तो वो कैसे खरीद पाएंगे? तो ये बहुत, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमको एक एक बिंदु पे तथ्यवार हमको चर्चा करके इसको सुलझाना चाहिए, क्योंकि ये जो तीनों कानून है ये केवल एक किसान के लिए नहीं है, ये जो बड़ा कृषि क्षेत्र में जो बड़े व्यापार करने वाले लोग हैं उनके लिए भी है, जो फूड प्रोसेसिंग में लोग लगे हैं ये उनके लिए भी है, जो थोक विक्रेता है उनके लिए भी है, और जो सामान्य छोटा व्यापारी है जो कमोडिटी का काम करता है ये उसके लिए भी है। खेती से जुड़े हुए हर वो व्यक्ति, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, हर किसी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा, इसलिए सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस पैनल में बैठे सभी लोग, चाहे उनकी विचारधारा बीजेपी से जुड़ी हो या फिर नहीं जुड़ी हो, हर कोई ये मानता है कि इस कानून में जो बातें की गई हैं उन बातों में कुछ कमियां हैं, उन्हें सरकार को सुधारना चाहिए, कुछ कमियां हैं उसे दूर करना चाहिए। अजय अरोड़ा मेरे साथ जुड़ गए। अजय साहब, आज तो बातचीत है और उम्मीद की जा रही है कि शायद कुछ बेहतर निकल कर आएगा। इन सब के बीच, इस बेहतर के बीच भी आप कुछ देखना चाहते हैं, कांग्रेस कुछ देख रही है? अजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है अजय जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। रघुनाथ मेरे साथ मौजूद है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए रघुनाथ जी। इस कानून की निंदा करनी चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे आप समझते रहेंगे कि तो मैं एक बात बड़ी गौर से कहना चाहता हूँ। अगर एक पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान और राष्ट्र के किसान ने सारे किसान को जागरूक किया है, जिसमें मिनिमम सपोर्टिव प्राइस जो है, मैं समझता हूँ देश के जो भी नेता है, हम पार्टी का राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन वो विश्वास और गारंटी क्यों नहीं दिला पा रहे एमएसपी पे, ये मुझे बड़ा क्वेश्चन मार्क नजर में आ रहा है। रघुराज जी, असल में क्या है कि हर राज्य सरकार के सामने न्यूनतम समर्थन मूल्य एक चुनौती है, और अगर वो लिखित में दे दी जाएगी तो हर राज्य सरकार को किसानों की पूरी फसल उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदना होगी, और ऐसे में देश में कम से कम 7 लाख करोड़ रुपए चाहिए। सरकारों का भट्टा बैठ जाएगा। सरकार इस बात को लेकर परेशान है, इसलिए सरकार ने इस व्यवस्था को वैकल्पिक रखा है, या इस पर अपने आप में कुछ कहा नहीं है, लेकिन सरकार ये कहती है ये थी, ये है और रहेगी, लेकिन लिखित में कोई गारंटी देना नहीं चाहती सरकार। मैं समझता हूँ देश के मुखिया जब अपना आश्वासित करते हैं किसान को, तो उनको ये जरूरी लिखित देना चाहिए। ये सिर्फ एमएसपी प्राइस का लिखित होना जरूरी नहीं है। इन्होंने आज तक जो जो बातें की है वो बातें अगर सफल होती, अगर बातों पे ट्रस्ट होता, तो मैं समझता ये नौबत नहीं आती। और कानून बनाने से पहले जो वर्ग के लिए कानून बनाया जाता है, वो चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, उसके साथ सीधे संवाद होना चाहिए। उसके साथ सीधा संवाद होने से आपको पता चलता है कि कहाँ पे गलतियां हैं, कहाँ पे सुधार होना चाहिए और कहाँ पे उसकी विरोधी। आपने इसको एमएसपी को मंडी से मंडी के बाहर के क्षेत्रों को खुला करने से, जैसे शेयर मार्केट होता है, एक दिन शेयर मार्केट में बाहर जो माल ऊपर जाता है, दूसरे दिन वो एकदम नीचे गिर जाता है, तो फार्मर तो ये शेयर मार्केट में नहीं लग सकता है ना। तो मैं समझता हूँ कि उसका जो मूल्य है, उसने जितना बनाने के लिए, खेती के लिए जो डाला है, तो उसका मूल्य तो फिक्स होना चाहिए।
उसका मूल्य तय होना चाहिए, और जब ये तय होगा तो शायद हम कह सकते हैं कि जो खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात की जा रही है, तमाम राज्य सरकारें अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में इस बात का जिक्र करती है, लेकिन खेती आज तक लाभ का धंधा बन नहीं पाया है। हम चलेंगे, अजय अरोड़ा हमारे साथ बन चुके हैं। अजय साहब, आप भी आजादी के साथ कई सालों तक सत्ता में रहे और बीजेपी ये कहती है, बीजेपी की सरकार ये कहती नजर आ रही है कि कांग्रेस तो कर नहीं पाई, किसानों को आज तक उस व्यवस्था से उबार नहीं पाई, खेती को लाभ का धंधा बना नहीं पाई, और हम अगर कृषि सुधार की बात कर रहे हैं, हम अगर कृषि सुधार को लेकर कानून लेके आ रहे हैं, तो यहां पर विरोध प्रदर्शन और सियासत करती है कांग्रेस। मनोज जी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। वर्तमान केंद्र सरकार ने जवान और किसान आमने सामने खड़े कर दिए। ऐसा कांग्रेस ने नहीं किया। बिल्कुल ठीक कहा, जो हमने किया, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने, एनडीए की सरकार ने इसके विपरीत किया। आज 8वां दिन है मनोज जी, आज 8वां दिन है। इस कड़कती ठंड में दिन रात महिलाएं, पुरुष, नौजवान, बच्चे सड़कों पर हैं। आज धरती पुत्र, मनोज जी, धरती पुत्र सड़कों पर है। हमें समझना होगा, सरकार के साथ 8वां दिन, और इस प्रकार से सरकार का रवैया क्यों नहीं मानती सरकार? अगर प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, किसानों के मन की बात जाने ना मनोज जी, बोल दें कि एमएसपी बातें होगा, बोल दें कि एमएसपी फ्लोटिंग नहीं होगा। नहीं, बोल तो दिया, लिख कर नहीं दिया है। बोल दिया कि एमएसपी लागू है, लेकिन लिख कर नहीं दिया। बात लिख कर देने की हो रही है, कानून में शामिल करने की हो रही है। आज देखिए, 40 संयुक्त किसान मोर्चा के अलग अलग संगठनों के लोग मिले विज्ञान भवन में। हाँ। और अभी वार्ता चल रही है, मुझे नहीं पता वार्ता भी शायद समाप्त हुई है, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला। किसान आज भी सड़कों पर हैं, और इससे क्या दिक्कत आ रही है मनोज जी? अगर निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो किसान तो सड़कों पर रहेगा। वो बोल चुके हैं कि हम अपने साथ 1 महीने 2 महीने का राशन लेकर आए। पुष्पेंद्र सिंह कुछ कहना चाहते हैं, बताइए पुष्पेंद्र जी। देखिए, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मनोज जी रखा था, इंट्रोडक्शन में भी रखा था, और अभी भी आपने कहा है कि कई लाख करोड़ रुपए का जो है बोझ सरकार के ऊपर पड़ेगा। इस चीज को मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, जो मांग है वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर एमएसपी बाध्यकारी करने की है, उस पे प्राइवेट सेक्टर को खरीदना है। उसकी स्टैटिस्टिक्स भी मैं आपको बता देता हूं। हमारे देश में 30 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है, उसमें से लगभग 10 करोड़ टन अपने घर में इस्तेमाल करने के बाद किसान 20 करोड़ टन जो है मार्केट में बेच देते हैं। उस 20 करोड़ टन में से 9 से 10 करोड़ टन के बीच में हर साल सरकार खुद खरीद रही है, जो सारी जो है एमएसपी के ऊपर खरीद होती है। बाकी 9 से 10 करोड़ टन के बीच में माल प्राइवेट सेक्टर हैंडल करता है या उसका व्यापार होता है, खरीदता है। उस 9-10 करोड़ टन को यदि हम ये मान लें कि एमएसपी से 500 रुपए भी नीचे खरीद रहा है प्राइवेट व्यापारी, तो ये 50,000 करोड़ का मसला मात्र बनता है। जबकि इसके मुकाबले पिछले साल ही इनकम टैक्स में कॉर्पोरेट की जो छूट दी गई थी, उसकी वजह से 1.5 लाख करोड़ रुपए का बोझ सरकार के ऊपर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को भी ये सोचना पड़ेगा कि ये जो सालों से एमएसपी से नीचे खरीद के। पुष्पेंद्र जी, आप तो किसान नेता, शक्ति संघ के नेता हैं, किसान नेता हैं, अगर आप बॉर्डर पर जाकर किसानों को इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझा देते तो शायद मुझे लगता है कि किसान समझ जाते और आंदोलन ही खत्म हो जाता। ये तो अफसोस की बात है, मैं जो आपको समझा रहा हूं, मैं वो नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि एमएसपी प्राइवेट सेक्टर पे लागू होनी है। ये प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बोझ आएगा, जो भी आएगा 50-60 हजार करोड़ का, सरकार के ऊपर नहीं आएगा। तो सरकार को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार को तो तत्काल इसको कर देना चाहिए। लेकिन इसे स्पष्ट नहीं किया गया है ना, इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। अगर ये बात तय हो जाए कि किसान, अगर प्राइवेट जो लोग हैं या व्यापारी हैं, उन्हें अब अपनी फसल बेचते हैं, तो जो भी डिफरेंस निकल कर आता है एमएसपी का, वो व्यापारी देंगे किसानों को, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसका जिक्र अगर खुलकर कर दिया जाए, बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिन पर खुलकर व्याख्या नहीं की गई है, और शायद यही कारण है। सबसे बड़ी बात है कि देश के किसानों ने इस कानून को अभी पढ़ा नहीं है। किसान संगठन के नेताओं ने जब ये कानून आया तो इस कानून को पढ़ने के लिए टीम बनाई
और 15 से 20 दिन उन्हें लग गए, तब जाकर यह कानून समझ में आया। तो आप सोचिए कि देश के किसानों को जो अपने अपने गांव में बैठे हैं, क्या उन्हें समझ में आएगा या नहीं आएगा? विस्तार से चर्चा करेंगे। मांगे हैं क्या वो जायज हैं या फिर सरकार जिन बातों का तर्क दे रही है वो तर्क सही है? लेकिन इस बीच में आपको अपडेट कर देता हूं कि विज्ञान भवन में बैठक अब भी चल रही है। सरकार के मंत्री और 40 किसान संगठन के नेता इसमें शामिल हैं। हर नेता एक एक कर अपनी बात सरकार के सामने रख रहा है। वो इस कानून की खामियों को बता रहा है और किसानों ने बड़ी मशक्कत के बाद जो ड्राफ्ट तैयार किया है उस ड्राफ्ट को सरकार के सामने रखा गया, क्योंकि खुद सरकार ने कहा था कि आप अपने बिंदु तैयार कर लें, आप ड्राफ्ट तैयार कर लें, उसके बाद हमारे साथ आइए, बैठिए, हम कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? नरेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। नरेश जी, आप मानते हैं कि बीच का कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि सरकार ने एक संकेत तो साफ दे दिया है, जो 3 कानून बन चुके हैं कृषि सुधार के, वो वापस तो नहीं होंगे। और किसान संगठन से जुड़े नेता कहते हैं कि सबसे पहले इसको वापस करिए, हमसे चर्चा कीजिए और चर्चा के बाद उसमें जो निचोड़ निकलेगा उस पर कानून बनाइए, उस पर किसानों का हित होगा। देखिए मनोज जी, जो पुष्पेन जी ने बात कही, मैं उस बात को और आगे बढ़ाता हूं जी। हम लोगों को जिस आपके प्लेटफॉर्म पर जहां हम बैठे हैं, आज देश के सामने बहुत गंभीर विषय है। इसको राजनीति से हटके हमको डिस्कस करना चाहिए जी। और लोगों को समझना चाहिए कि ये जो पूरा आंदोलन है, इसको किस ढंग से हम लें कि जिससे 60 करोड़ लोगों की जीविका सुनिश्चित हो सके। पुष्पेन जी ने कहा कि 30 करोड़ खाद्यान्न उत्पादन होता है। मैं इसमें पुष्पेन जी की बात को और आगे बढ़ा देता हूं। 32 करोड़ टन फल और सब्जी, लगभग 19 करोड़ टन दूध, उसके अलावा मांस है, मछली है और कृषि उत्पाद है। ये लगभग 100 करोड़ टन से ऊपर इस देश में खाद्य सामग्री, 260 से ज्यादा फसलें किसान पैदा करता है, जिसको वो अलाभकारी मूल्यों पे बेचता है। तो ये एक बात जो है कि उसको लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। ये मैं समझता हूं कि इसका देश में कोई राजनीतिक दल, कोई और भी जो सामान्य उपभोक्ता भी है, वो इस बात को नहीं मान सकता कि जो पैदा करने वाला है आप उसको गला घोट के रखो और उसको उचित मूल्य ना दो। तो ये बहुत लंबा विषय है और ये भी सच्चाई है कि जो लाभकारी मूल्य मिलेगा वो जो प्राइवेट लोग व्यापार में, कृषि व्यापार में आएंगे, उनको देना पड़ेगा। सरकार का काम हर चीजों को खरीदना नहीं है। सरकार का काम है बाजार तैयार करना, क्योंकि सरकार कब तक खरीदेगी ये भी अपने आप में बड़ा संकट है। सरकार कब तक सब्सिडी देगी ये भी अपने आप में बड़ा संकट है। और एनडीए की ये सरकार, मोदी सरकार, कोशिश भी कर रही है कि तमाम ऐसी योजनाएं जिन पर सब्सिडी दी जाती है उसको धीरे धीरे खत्म किया जाए, क्योंकि उसके कारण सरकार पर दबाव पड़ता है, उसके कारण राजकोषीय घाटा बढ़ता है। और राजकोषीय एक बार सीधे हम चलते हैं बॉर्डर पर, जहां पर किसानों की तस्वीरें, किसान उग्र हो रहे हैं। ये देखिए आप, उनका सब्र का बांध टूट रहा है और ये जो तस्वीरें हैं वो किसानों की है। सबसे बड़ा संकेत इस बात को लेकर है कि आज बैठक सरकार के साथ चल रही है और बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं। अगर आज बात नहीं बनी तो बात बिगड़ सकती है और बात जब बिगड़ेगी तो तस्वीरें बॉर्डर से कुछ ऐसी ही आएंगी जैसी इस वक्त हमें दिखाई दे रही हैं। आप समझ रहे होंगे इस बात को लेकर, और सरकार भी समझ रही है, शायद इसलिए सरकार भी मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है। लेकिन जब भी कोई बड़ा मंथन होता है तो उसमें से अमृत भी निकलता है और विष भी निकलता है। अमृत कौन पिएगा, विष कौन पिएगा, ये अपने आप में बड़ा संकट है। क्या सरकार 2 कदम पीछे हटेगी, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और क्या किसान संगठन भी इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कानून पास हो गया? फिलहाल हम सीधे आपको गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों की उग्र तस्वीरें आ रही हैं। उनके सब्र का बांध टूट रहा है। वो भी ये मानते हैं कि अगर हम 8 दिन से यहां पर बैठे हैं तो अब तक हल क्यों नहीं निकल पाया है। अगर हमने अपनी इस बात का जिक्र किया है कि इन 3 कानूनों को वापस ले लिया जाए, उसके बाद विचार विमर्श किया जाए, संगठनों से चर्चा की जाए, किसान संगठनों से चर्चा की जाए, उसके बाद फिर बिल के नए बिंदु तैयार किया जाए, तो सरकार इसमें समझने की कोशिश क्यों नहीं करती है। लेकिन आप देख सकते हैं, खाना पानी लेके, राशन लेकर
बॉर्डर पर जमे हुए किसान, दिल्ली बंधक बनी हुई है और सबसे बड़ा संकेत इस बात को लेकर है कि आज अगर बात नहीं बनी तो बात बिगड़ जाएगी और ये बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। पता नहीं कब जाकर ये बात बनेगी। इसलिए उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आज कोई बीच का रास्ता निकालेगा, आज कोई बीच का रास्ता दिखाई देगा और उस रास्ते के जरिए एक सुलह की कोशिश की जाएगी। सीधे चलते हैं, तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। अजय अरोड़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अजय जी, आपको याद है हाथरस की घटना? हाथरस में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, उसकी हत्या हो गई थी। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सीधे वहां पहुंच गए थे। किसान बॉर्डर पर जमा हैं, भूखे प्यासे हैं, खाना बना रहे हैं, राशन पर लेकर बैठे हैं। कहां है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? आपको नहीं लगता कि वहां जाकर उनके साथ बैठना चाहिए? मनोज जी, ये पूरा आंदोलन किसान कर रहे हैं और भारत के गृह मंत्री ने भी कहा कि तो पॉलिटिकल पार्टी इसमें सामने नहीं है और हमारा बिल्कुल समर्थन है। मनोज जी, बिल्कुल। तो फिर आपके तमाम पार्टी के सांसद क्यों पहुंच जा रहे हैं? आपके कांग्रेस के नेता वहां पर क्यों पहुंच रहे हैं? मनोज जी, हमारे शीर्ष नेता, मैं फिर कहता हूं मनोज जी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। जिस दिन किसान कह देंगे कि नेतृत्व करे कांग्रेस, हम नेतृत्व करने को बिल्कुल तैयार हैं। हम प्रतीक्षा में हैं, किसानों के साथ, हम अन्नदाता के साथ हैं और जिस दिन हमें अन्नदाता कह देगा देश का कि साथ खड़े हो और हम नेतृत्व के लिए भी तैयार हैं। मनोज जी, जो सवाल आपने किया मैंने उसका पूरा उत्तर दिया। आपने कहा नेता हमारे गायब हैं, हम प्रतीक्षा में हैं। किसान बोले अगर सरकार अपने कदम वापस ही लेती, आज 10 पन्नों का। आप भी इस आंदोलन के साथ होंगे? आप भी देशव्यापी आंदोलन करेंगे अगर बात नहीं बनी तो? किसान अगर हमें बोलेंगे मनोज जी, हम बिल्कुल नेतृत्व करेंगे। बिल्कुल, मैं बड़े विवेक और बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। हम चाहते हैं कि अन्नदाता का साथ दें। आज जो 10 पृष्ठों का ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें एमएसपी पे 17 बिंदुओं पे सहमति है और फार्मिंग पे 12 बिंदुओं पे है। तो अभी असहमति इतनी बनी हुई है बिंदुओं पे, तो मुझे तो लगता नहीं है कि इसका हल निकले। लेकिन अजय जी, किसी को तो आगे बढ़ना होगा ना, किसी को तो कृषि सुधार करना होगा, किसी को तो खेती का लाभ का धंधा बनाना होगा, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव में किसान रहता है। आपकी भी सालों से सरकार रही है, क्या आंकड़े हैं? आपने आंकड़े देखे हैं क्या? जब आपकी सरकारें रखी हैं, क्या किसानों ने आत्महत्या करना कम कर दी? मनोज जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि वर्तमान में आत्महत्या ज्यादा हुई और पूर्व में कम हुई। आत्महत्या है और हमें संवेदना प्रकट करनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज तो कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री ने बोला ना कि आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से सरकार जब गृह मंत्री से मिल के आए तो बड़ा सकारात्मक सलाह दी उन्होंने कहा गृह मंत्री जी से कि इसका रास्ता निकालें। एक तो आर्थिक स्थिति भी खराब होने वाली है। आज इतने दिनों से रास्ते बंद हैं, सब्जियां और फल इनके रेट आसमान पे छू रहे हैं। मैं नरेश जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं। लाखों करोड़ों टन किसान हमें अन्न देते हैं, दूध देते हैं। आज उनकी इतनी सी बात हम नहीं मान सकते। वो चाहते क्या है? वो ये चाहते हैं कि बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति उनके हाथ में हम न खेलें, हमारी जमीनें न छीन जाएं। उनको डर है इस बात का। अगर उनको डर इस बात का है तो प्रधानमंत्री जी को कह देना चाहिए, किसान भाइयों, जो तुम्हें पसंद है मैं वो बात करूंगा, जो तुम्हें पसंद है मैं वो बात करूंगा, क्योंकि तुम अन्नदाता हो। 2 लाइनों की बात है, आज आंदोलन खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब 2 लाइन निकल कर आती हैं कि 100 लाइन निकल कर आती हैं, क्योंकि कई घंटे बातचीत के हो गए ना, यानी कितनी लाइनें अब तक वहां पर लिखी गई होंगी। रघुनाथ जी के पास हम चलते हैं। रघुनाथ जी, आज बात एनडीए की हो रही है, बीजेपी की हो रही है कि साहब जो कानून आया है कृषि सुधार का वो ठीक नहीं है, इससे किसानों का नुकसान होगा। कुछ बिंदु हो सकते हैं, अब ये मानते हैं, लेकिन एक बात तो है ना, आप ही के महाराष्ट्र में और आप ही की सरकार को चला रहे हैं इस वक्त एनसीपी नेता शरद पवार। वो तो कई सालों तक कृषि मंत्री रहे हैं देश के, और ये कहा जाता रहा है कि कोऑपरेटिव में जितना काम अगर किसी ने किया है, शरद पवार ने जितना काम सहकारिता में किया है किसानों के लिए, वो शायद किसी ने किया है। बावजूद इसके महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान क्यों आत्महत्या करते हैं? वहां पर सुधार क्यों नहीं हो पाया? मैं मनोज जी आपसे पहले कहना चाहता हूं कि मैं वापस शरद पवार साहब की तरफ आऊंगा, लेकिन पहले तो ये कहना चाहता हूं कि देश के मुखिया जी, पंतप्रधान जी ने संयम के साथ नहीं तो संवेदनशीलता के साथ किसान के साथ सामने आना चाहिए। ये जो आंदोलन हो रहा है और उसके संवेदनशील वो अहम के साथ पेश आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इनको मेरी आपके माध्यम से विनती है कि वो किसान के लिए अहम न करके संवेदनशीलता से पहल आए और इसे खत्म करें।
रही बात आपने शरद पवार जी की है, शरद पवार जी कृषि मंत्री रह चुके हैं। आपने बात की जिस एरिया की जहां से फार्मरों ने सुसाइड किया है बोलते हैं, आपको महाराष्ट्र की कितनी प्रतिशत मालूमात है मुझे पता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में एक एरिया है जो वहाँ पे ड्राई एरिया कहा जाता है, जहाँ पे पानी की विदर्भ का इलाका कहा जाता है ना, लेकिन उस इलाके को सुधारने के लिए कितना आपको समय चाहिए, कितनी योजना चाहिए? आप सुन लीजिए, तो उन्होंने जितने प्रयास से उससे दिन में दिन सुधार लाया है, तो मैं समझता हूँ वहां पे जितना भी सपोर्ट वर्करों को किया है उसकी समस्या अलग है। उसकी काफी नेशनल रिपोर्ट्स भी आई है, शायद आपने वो रिपोर्ट्स को देखी या नहीं देखी मालूम नहीं है। नहीं, बिल्कुल देखी है, बिल्कुल पढ़ी है, नंबर्स भी पता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा ना सुधार के लिए, कुछ तो करना पड़ेगा। आप या तो बैठे रहे हाथ पे हाथ रखें, जैसा सिस्टम चल रहा है सालों से वो चलता रहे, किसान आत्महत्या करते रहे, वो ये मांग करते रहे कि खेती लाभ का धंधा कब बनेगा। जल सिंचन की हिसाब से हो या और कई तरीकों से हो, तो उसमें अभी ये तीनों जन मिलके एक सरकार बनी है, और जब से उद्धव जी ने यहाँ पे डोल संभाली है और जो यहाँ पे विपत्ति आई है वो सारे विपत्तियों में फार्मर को अस्वस्थ करने के लिए पुष्पन जी कोरोना काल में 7-8 महीने जाने के बाद में इतना सपोर्ट करने के बावजूद भी अभी और काम करना जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि आने वाली सरकार माननीय पवार साहब के नेतृत्व में हो या उनकी सलाहों में हो, हम समझते हो कि फार्मर को स्वस्थ कर देंगे और उनकी बिल्कुल दिक्कत नहीं रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा उनके लिए क्या हो सकता है इसके ऊपर सारी कामकाज चालू है, मैं आपको जरूरी कहना चाहता हूँ। चलिए पुष्पेंद्र जी क्या कहेंगे? आज से आपके सामने हो पुष्पेंद्र जी कानून से जहाँ पे वर्कर, जहाँ पे किसान कोर्ट नहीं जा सकता है। सवाल वो बिंदु हैं, वो हम लगातार दिखा रहे हैं, उन पर मंथन चल रहा है, उन पर बात चल रही है और सरकार भी मानती है कि सुधार की गुंजाइश है। पुष्पेंद्र जी से मेरा सवाल। रघुनाथ जी अगर शांत हो तो मैं अपनी बात रखूं। रघुनाथ जी या निवेदन है, देखिए मैं आपको बता दूं कि खाद्य सुरक्षा का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसी भी जो है रणनीतिकार से आप पूछ सकते हैं। जो देश जिसमें खाद्य सुरक्षा नहीं होती वहां जो है दंगे फसाद होते हैं, उसकी जो है निर्भरता विदेशों पे और जो है आयात पर बढ़ती है, जैसा हमारे यहाँ भी था 1960 के दशक में। अगर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और ग्रीन रिवोल्यूशन के माध्यम से हमने किसानों ने इस देश के खाद्यान्न के भंडारों को भरने का काम किया है, तो अब उन्हें समय आ गया है जो ये 70 साल से लूट चल रही थी किसानों की, ये बंद हो। और जैसा नरेश सुरोई साहब ने भी कहा, पुष्पेंद्र जी वही तो है ना कि आवश्यक वस्तु अधिनियम से भी अलग कर दिया है। वही तो किसान आरोप लगा रहे हैं ना कि आप कॉर्पोरेट घरानों को मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपने तमाम ऐसे जो फसल है उनको आवश्यक वस्तु अधिनियम से अलग कर दिया है। तो क्या होगा? उन्हें डंप किया जाएगा, उन्हें गोडाउन्स में रखा जाएगा और उनकी कीमतों को बाजार में उछलने दिया जाएगा, फिर मार्केट में निकाला जाएगा। रघुनाथ जी, अरे रघुनाथ जी जरा सुन लीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला किसी के। देखिए किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन मुद्दा यह है कि उसकी फसल खेत में जब उठे तो एमएसपी से नीचे ना उठे, उसको फिर व्यापारी स्टोर करें, क्योंकि ये असेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है जब बना था 1955। एक मिनट, हम लोग उस वक्त शॉर्टेज की उसमें स्थिति में थे, खाद्यान्न की शॉर्टेज थी, शिप टू माउथ का कॉन्सेप्ट था, यानी कि अमेरिका से जहाज आते थे अनाज के और उस तब जाकर के हमारा पेट भरता था, ऐसी स्थिति थी। तब जो है नारा भी दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान का। तो मेरा कहना यह है कि अगर आज खाद्य सुरक्षित जो है देश बन गए हैं, तो हमें किसानों को उनका सही मूल्य दिला देना चाहिए। किसानों को सही मूल्य देना चाहिए। अजय जी, आप भी इसी बात को लेकर सहमत हैं कि किसानों को सही मूल्य मिलना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, बस जो किसानों की बात है वो पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, किसानों को उचित मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को चाहिए, जो इनके मित्र हैं, उनके जो 2-3 मित्र हैं उनके लिए मत सोचें, उनके लिए बड़ी सारी योजनाएं पहले भी लेके आती हैं, उनकी योजनाएं आती रहेंगी कॉर्पोरेट सेक्टर की। और जैसे पुष्पेंद्र जी बताया था कि कितना लोड पड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर को, जब छूट देगी तो सरकार पे कितना बोझ पड़ा। तो कहीं ना कहीं दोस्ती अपनी जगह है और देश सर्वोपरि है। पहले देश है, बाद में दोस्ती है। दोस्ती बाद में निभा लेंगे 2-3 लोगों से। पहले देश है, बाद में दोस्ती है, ये आरोप कांग्रेस भी लगा रही है। नरेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो
किसान हैं, किसान संगठन से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं और भारतीय किसान संघ भी बीजेपी के अंदर खुद दबाव इस बात का लेकर, बीजेपी के नेताओं के ऊपर खुद दबाव इस बात को लेकर कि किसानों के साथ अन्याय हुआ है, पार्टी को इस बारे में विचार करना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए। से अपनी बातों को किसानों के पक्ष में रखा है जी, और बहुत अच्छे से रखा है। हमारे जो कांग्रेसी मित्र हैं, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म को कोई अखाड़ा नहीं बनाना चाहता। कांग्रेस ने किसानों के हित में बहुत अच्छे भी काम किए हैं, लेकिन बहुत गड़बड़ भी किए हैं, जिनके कारण बहुत परेशानियां हैं। और ये जो तीनों कानून है, ये तीनों कानून जो बने हैं, ये पूरा जो इंटरनेशनल मार्केट है कृषि का, जब WTO में साइन हो चुके तो कृषि व्यापार को सुगम बनाने के लिए ये कानून लंबे समय से 90 से आसपास से या 90 से पहले से भी इन कानूनों की मांग होती रही है। जो भी सरकार रही है, सबकी जो कमेटियां बनी है पार्लियामेंट की, सबने इस तरह की रिकमेंडेशन की है। लेकिन हमको एक बात का ध्यान रखना है कि किसान का अहित इसमें ना हो, क्योंकि ये बाकी कानून दुनिया के बाकी हिस्सों में भी हैं, उनका भी अध्ययन हम कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा नरेश जी ने कि ये कानून बाकी के हिस्सों में भी हैं, और अगर अमेरिका की बात की जाए, यूएस की बात की जाए, तो वहां पर किसानों को जितनी सब्सिडी दी जाती है उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर अगर हुई है तो नरेश जी ने किया है कि WTO में हम लोग साइन कर चुके हैं, भारत सरकार अपने हस्ताक्षर कर चुकी है, और अंतरराष्ट्रीय दबाव भी है कि आपको इस तरह के कानून बनाने होंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो, और कानून बनाने होंगे तो उसी के मद्देनजर धीरे धीरे ये कानून बन रहे हैं। तमाम ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटी है, उनमें इस बात का जिक्र हुआ और हर किसी ने इस बात को लेकर रिकमेंडेशन किया, क्योंकि जब आप अंतरराष्ट्रीय संधि से बन जाते हैं तो आपको इन कानूनों को मानना पड़ता है, और वही कारण है कि सरकार अब इन कानूनों को मान रही है। लेकिन बावजूद इसके आपको किसानों के हित के बारे में भी सोचना चाहिए, भारतीयों के बारे में सोचना चाहिए, भारतीय बाजारों के बारे में भी सोचना चाहिए, और कम से कम उस अन्नदाता के बारे में जो इस देश के लिए अन्न पैदा करता है, वो अपने पेट से ज्यादा आपके पेट की चिंता करता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी मेहमानों का। जवाब नहीं मिल पाया है, लेकिन इंतजार करेंगे, क्योंकि जवाब तो हमें चाहिए। बैठक चल रही है, बैठक निकलने के बाद हो सकता है कि कोई जवाब देश के सामने आ पाए। शुक्रिया सभी का।